हेलो स्टूडेंट्स, क्रिप्टन ट्यूटोरियल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको एनटी के पेपर्स के 40 नए कंसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहे, आपके लिए काफ़ी मदद ही आपको करे। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं और ये है आपका पहले क्वेश्चन के अंदर ये आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं वो आपको पी ब्लॉक के अंदर ही मिलते हैं। तो पी ब्लॉक के अंदर मैं जो ये बना रहा हूँ, एक बॉक्स जो बना रहा हूँ, वो जो होते हैं वो आपके सारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये वाला हुआ जैसे, और एक ये, और ये क्या है आपका, ये जो डायगोनल आपने यहाँ से बनाया है, ये डायगोनल के इधर की साइड आपको क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलती हैं। इधर क्या मिलेंगे आपको, नॉन मेटल्स। इसके इधर की साइड मतलब लेफ्ट साइड में आपको मेटल्स मिलती हैं। ठीक है, और ये जो डायगोनल है वो डायगोनल होता है आपका मेटेलॉइड्स का। ये आपकी मेटेलॉइड्स है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका ऐसे है, 1 1 2 2 1। ठीक है, 1 1 2 2 1 ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। तो इसके अंदर देखेंगे तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलॉइड, तो एस बी जो है आपका क्या है, मेटेलॉइड। तो ये दिस इज अ करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम, जेडन, बिस्मिथ, ये सब क्या है आपके मेटल्स के अंदर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर मेटल्स एंड देयर मेथड्स ऑफ रिफाइनमेंट आर गिवन। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको बतानी पड़ेगी मुझे। एक ट्रिक इसके बारे में मैंने पिछली बार भी बताई थी। जैसे मैंने बोला था मोनी, तो मोनी का मतलब क्या होगा, ये है मॉन्ड प्रोसेस, जिससे आप क्या कर सकते हो, निकल को रिफाइन कर सकते हो। वॉन ऑर्किल के बारे में मैंने बताई थी, विशाल, टीचर, जरा, हफ्ता, वसूलो। वसूलो मैंने बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर, जो आपका लास्ट पार्ट हुआ था। तो विशाल से इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है वॉन ऑर्किल से है। टीचर का यहाँ पर इसका मतलब टाइटेनियम से है। जरा का मतलब जर्कोनियम, हफ्ता का मतलब हाफनियम, वसूलो का मतलब बी था। वैसे वसूलो होता है पर बी आपको कंसीडर हो जाए, इसलिए मैंने वसूलो लिखा है वहाँ पर। फिर बात करनी है आपकी कि अच्छा जॉइंट रिफाइनिंग भी दिया है, तो जॉइंट रिफाइनिंग के लिए क्या करेंगे, जोशी जी गाएंगे तेलुगु। ठीक है, जोशी जी गाएंगे तेलुगु। तो जोशी जी के लिए क्या होगा, जॉन रिफाइनिंग। जोशी मतलब जो का मतलब है आपका जॉन रिफाइनिंग। सी का मतलब क्या होगा आपका, सिलिकन। जी का मतलब आपका होगा जर्मेनियम। गाएंगे का गैलियम। और तेलुगु के लिए आपको लिखना है यहाँ पे टेल्यूरियम। ठीक है, फिर इलेक्ट्रो के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको क्या करना है, बस आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है और अपने आप सोच लेना है कि इलेक्ट्रो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास ये नहीं है कि इलेक्ट्रो को मैं क्या बोलूँ। तो मैं आपको बस ऊपर से बता देता हूँ कि सुन प्रभु आज आऊं क्यों, आ जाऊं क्यों, जान आली है। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड होगी जो आ रही है। ठीक है, जान आली है। तो आशिकी में तोतले तो यही जाते हैं, तो ये जान आली है तो आ रही है को उसने आली है बोल दिया। तो सुन का मतलब एसएन था, प्रभु का मतलब पीबी था, आज का मतलब एजी, आऊं का मतलब एयू, क्यों का मतलब सीयू, जान का मतलब जेडएन, आली का मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अब आप इसके इन ट्रिक से पहचान सकते हो किस किस का आप मतलब रिफाइनमेंट कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ। तो निकल मॉन्ट प्रोसेस के लिए बोला है तो बिल्कुल सही है, उससे कर सकते हो आप। कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बोला है तो कॉपर है क्या इलेक्ट्रोलिसिस में, जी कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस में तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जर्कोनियम वॉन ऑर्किल के साथ, तो जर्कोनियम वॉन ऑर्किल के साथ है क्या, देख लेते हैं। जी बिल्कुल, जर्कोनियम वॉन ऑर्किल के साथ है, तो इससे भी कर सकते हो आप। और गैलियम जॉन रिफाइनिंग में, तो गैलियम आपको जॉन रिफाइनिंग में नजर आ रहा है तो ठीक है, यानी कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट है अगर कुछ है तो आप बोल सकते हैं। बाकी ये आपके लिए एक ट्रिक्स हो जाएंगी, इस ट्रिक के इस मतलब इन ट्रिक्स की वजह से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ऑक्साइड। तो मैं आपको एक चीज़ लिख देता हूँ, P2O5, P2O3, P2O4 एंड P3O9। इनके जो पॉलीमर्स होते हैं, इनके जो पॉलीमर्स होंगे वो सब क्या बनाएंगे, आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो इस वाले केस के अंदर आप याद रखिएगा, अगर फॉस्फोरस 2 है तो फॉस्फोरस 2 के केस में आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते हो। 2 आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। एटलीस्ट 3 होने चाहिए किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि P2O7 नहीं बनाएगा आपका, P2O6 नहीं बनाएगा, P3O9 बना देगा आपका, और P5O15 इससे आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है। पॉलीमर से मेरा मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो इनसे मैच कर जाने चाहिए। तो ना तो P2O7 मैच कर रहा है, ना P2O6 मैच कर रहा है, मैच क्या कर रहा है, P3O9 मैच कर रहा है यहाँ पर। तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल सकता है P5O15 इनमें से किसी से भी। जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मान लीजिए 4 से या 5 से, तो आपको कभी भी P5O15 नहीं मिलेगा। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मिलेगी इस P3O9 वाले की बनेगी। तो ये सी ऑप्शन जो इन्होंने लिखा है वो सही है। आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट गैसेस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कलर्ड एंड लस्टरलेस। लस्टरलेस मतलब उसकी जो चमक है उसको खराब कर रही है। नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल। तो ताजमहल की चमक जो होती है, उसका जो व्हाइट कलर है उसको खराब कर रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और एसिड रेन क्या करती है, ये जो लस्टरलेस होती है ताजमहल के ऊपर जो आपका संगमरमर है व्हाइट कलर का, उसको खराब करती है। तो नाइट्रोजन और सल्फाइड के जो सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वही करते हैं सर। तो वो ऑप्शन केवल आपका सी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए मैंने आपको ट्रिक बता देता हूँ। लीना का काका, लीना का काका ना मांगे एलोवीरा, एलोवीरा। तो लीना का मतलब एल का मतलब कैल्शियम, काका सॉरी लीना का ये यहाँ पर पोटेशियम होता है, सॉरी यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम, ये Mg, और ये आपका एल्यूमिनियम। तो इनके ये जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल शो करते हैं, इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल शो करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस दे सकते हैं। तो मैच कौन सा कर रहा है, सोडियम मैच कर जा रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ करेक्ट। देखिए इनको याद ही रखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उसका इलेक्ट्रोलिसिस उतना आसानी से करवाया जा सकता है। तो सोडियम आपकी क्या होती है, अच्छी मेटल होती है, अच्छा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होती है अच्छी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, उसको इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर ले जा सकते हो। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अदरवाइज ट्रिक मैंने लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 is trigonal bipyramidal whereas I5 is square bipyramidal, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। तो PCl5 का जब हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d आता है। I5 का निकालेंगे, IF5 का निकालेंगे तो क्या होगा, 5 बॉन्ड बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर है इसके ऊपर। तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है इसका, sp3d2, लेकिन एक लोन पेयर आ गया है इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। इन जनरल तो इसको ऐसा होना था, देखिए अगर sp3d2 होता है तो ऐसा होता है कि एक ये एफ एफ सब यहाँ जम जाएंगे, ठीक है, एक एफ ऊपर जमेगा और स्क्वायर यहाँ पर जो होता था एक और बॉन्ड आना था, मतलब एक और एटम आना था, जिससे क्या हो जाता वो ऑक्टाहेड्रल हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर अगर लोन पेयर आ गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्वायर, और इससे क्या बन सकता है, एक पिरामिड बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर पिरामिडल। तो इट इज करेक्ट, पहला आपका जो आंसर है वो सही है। बॉन्ड एंथैल्पी और OH बॉन्ड इन वाटर एंड एथेनॉल इज डिफरेंट। तो डिफरेंट है, OH के अंदर जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। वाइल ROH के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे उनके अंदर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो वाटर के अंदर, इथेनॉल के अंदर दोनों की डिफरेंट होगी। ऑल कार्बन एटम्स हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन सब ऑक्साइड। इसको बना के देखते हैं। तो इसकी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सेंट्रल एटम सी जाए, पास में भी सी हो, उसके पास भी सी हो, और आसपास क्या होगा, ऑक्सीजन। तो आप निकाल लेंगे तो सबका क्या आएगा, sp sp और sp, यानी कि ये भी क्या है आपका सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, सही दिया उन्होंने। नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में डिफर इन डायपोल मोमेंट एंड विजिबल यूवी स्पेक्ट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपने ये यहाँ से समझ लीजिए इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से समझ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखे होंगे कि उनके अंदर डायपोल मोमेंट का डिफरेंस आता है। तो सेम यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर भी डायपोल मोमेंट का डिफरेंस आता है। कैसे आता है, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ऑर्गेनिक वाले से, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाई, एक सिस ब्यूटीन बनाई है, ठीक है, सिस टू ब्यूटीन है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3।
तो परसेंटेज कैरेक्टर किस में ज़्यादा होंगे, sp2 वाले के अंदर। तो जिसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है बॉन्ड के अपनी तरफ। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि ये काट नहीं पाएगा, पर ये जो μ1 आया और ये μ2 आया है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है कि कट जाएं। एक कोई किसी एंगल पर आ रहे हैं, इसका मतलब इनका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो एक चीज़ कि इनके अंदर डायपोल मोमेंट पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस द टाइप Ma3B3 कैन ऑल्सो हैव फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। तो बिल्कुल सही है, मैं आपको बना देता हूँ क्या होते हैं फेशियल, क्या होते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। तो जैसे ये मैंने बनाया ए और ये मैंने बनाया बी, ऑक्टाहेड्रल है ये। यहाँ पर कितने है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये। तो मैंने ऑक्टाहेड्रल वाली स्ट्रक्चर ले ली, ये बन गया यहाँ पर। तो ये जो इन्होंने बनाया है ये होता है आपका फेशियल। ये जो इन्होंने बनाया है ये फेशियल है। फेशियल मतलब एक दोनों एक दूसरे की तरफ अपने फेस दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता, फॉर एग्जांपल MA, मैंने बना दिया ए इधर, एक बी बीच में डाल दिया, एक बी डाल दिया इधर और एक बी डाल दिया इधर। तो कलर हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, ये बनेगा ये वाला फेस, इसका फेस ये रहा, इसका प्लेन ये रहा, और इनका प्लेन क्या बनेगा, इनका प्लेन बनेगा ये। तो इस केस में प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, मर। ठीक है, ये मर है और ये क्या है आपका फेस, यानी कि फेशियल। तो ये सही बोल रहा है, सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ वो भी सही है। नो ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स ट्रांस। तो ट्रांस की स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसी बनेगी, ये बनती है आपकी, पहली बात तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ही बनाऊंगा मैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बना लेता हूँ इसके अंदर। तो ये किस तरीके से होगा, Cl ऊपर, ये En इधर की साइड, एक En इधर, एक En इधर। तो यहाँ से जब आप काटोगे तो इससे क्या पीओएस गुजर जाती है। तो अगर पीओएस गुजर गई इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी जो इसने बोली है सही बोली है। तो इसका जो ऑप्शन है डी, ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ये सही है। उसके बाद S3O9 के अंदर SS के बीच में बॉन्ड पूछा है, तो होता तो 0 है। मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। स्ट्रक्चर का देखिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको धीरे धीरे टाइम के साथ याद होती चली जाती है। अभी फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो बेटर रहेगा कि जितना आप सीख पा रहे हो उतना सीख लो यहाँ से। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, ये आपकी S3O9 की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपने देखा कि कहीं भी SS के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो जो CO होता है वो तो बेसिक होता है। CO जो होता है वो आपका कैसा होता है, वो आता है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल में बता देता हूँ आपको, CO, NO, N2O, ये पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस के अंदर। तो ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। CO बेसिक है और भी बाकी के जो हैं वो आपके एसिडिक हैं। तो आंसर सही है इसका, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट, द OH ग्रुप ऑफ मिथाइल एल्कोहल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ROH है और मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं कि ये क्या कर दे, इस ROH की जगह पर ये RCl बना दे। तो आपको पता है, आपने रिएक्शन देखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, जो इसने बोला है क्लोरीन। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, जैसे HCl लिया, तो इसका H+ क्या कर सकता है, इसके H+ इसके लोन पेयर पे अटैक कर सकता है, और यहाँ क्या बन जाएगा फिर आपका ROH। ठीक है, ये बन गया आपका पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव यहाँ से वाटर बाहर निकाल देगा और पॉजिटिव बचेगा किसके ऊपर, R के ऊपर, और H2O बाहर, और जो Cl- बचा था वो क्या कर देगा इसके ऊपर अटैक। तो यहाँ से क्या बन सकता है, RCl। इसका मतलब ये है कि अगर एसिड हुआ वहाँ पर तो वो RCl बना सकता है, लेकिन एक नॉर्मल क्लोरीन वो आपका RCl नहीं बना सकती है, या OH ग्रुप को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है PCl3, तो ये इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, H2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलेगा, H3PO3 मिलता है एसिड। और पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ, तो क्या मिलेगा, H3PO4। मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा उस ट्रिक को, कि आप कैसे पता लगाओ कि यहाँ पर H3PO3 बनेगा कि H3PO4 बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो इसके अंदर भी +3 आना चाहिए जब इसका एसिड बनेगा, और इसके अंदर भी +5 आना चाहिए जब इसका एसिड बने। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि BCD क्या है, एसिड है। तो एसिड इस तरह का मैकेनिज्म शो कर Cl का अटैक करवा सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका क्लोरीन वो डायरेक्ट अटैक नहीं करवा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। NH3, PH3, SH3 एसिडिक बिहेवियर की बात कर रहा है। तो इन केस ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, जैसे ये NH3 लिखा, ये PH3 लिखा मैंने, और ये लिखा SH3। तो ये क्या करेंगे, अपना H+ बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, NH2-,
ये आएगा PH2 माइनस और ये आएगा आपका ASH2 माइनस। तो माइनस हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, सेंट्रल एटम के ऊपर है। तो शर्त ये थी कि जब H प्लस निकल गया तो सेंट्रल एटम ये चाहता था कि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब भी कोई चार्ज आ जाता है तो स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। तो इस केस में क्या करें फिर हम, तो इस केस में क्या होता है कि स्टेबिलिटी किस हिसाब से देखोगे फिर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो किसी ग्रुप के अंदर, तो क्या होता है साइज बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को रखने के लिए जगह बन जाती है। यानी कि नेगेटिव चार्ज को गायब कौन कर सकता है सबसे ज्यादा इनके अंदर से, एस, यानी कि वही इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा भी। तो इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि ये जो H प्लस है, ASH3 जो H प्लस निकाल लेगा वो आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि इसके बाद जो बना नेगेटिव है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि एज कंपेयर टू अदर्स उसके पास ये कंडीशन आ जाती है कि भाई तुम स्टेबल तो हो रहे हो, क्या दिक्कत है निकाल दो। तो इसलिए क्या कर देता है, बाकी के कंपैरिजन में जल्दी H प्लस निकाल देता है। तो ये जो ऑर्डर दिया गया सही ऑर्डर दिया गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो बोरोन और बेरिलियम के अंदर बेरिलियम आगे आता है और बोरोन पीछे आता है। ठीक है, रीजन ये होता है कि इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे वो होता है 1:2s2 और इसका होता है 1:2s2 2p1। तो ये कैसा फुलफिल्ड सा नजर आता है, तो फुलफिल्ड सा नजर आता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में आती है परेशानी। इसका मतलब एज कंपेयर टू दिस 2p1 से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये फुलफिल नहीं है। तो बोरोन चला जाता है पीछे और बेरिलियम आ जाता है आगे, क्योंकि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है या जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो फुलफिल टाइप से भरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं, Al2O3 MgO Na2O K2O। तो +3 +2 +1 +1, तो इसके देख के बता सकते हैं कि इसके ऊपर अगर +3 है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी है, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो एसिड होते हैं, यानी कि पीछे जाएगा, सबसे बेकार बेस रहेगा ये। वैसे ही सेम ये क्या रहेगा, इनके कंपेरिजन में बेकार बेस रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है +2 है। इसके ऊपर अगर +2 चार्ज है तो क्या है, और इलेक्ट्रॉन ले सकता है एज कंपेयर टू इनके। अब Na2O K2O बचा है, तो आपको पता है इसका क्या होता है, लिथियम ऊपर आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम के अंदर से ऊपर से नीचे जब आप आते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से फिर कौन बाहर निकाल सकता है, K2O मतलब पोटेशियम। तो पोटेशियम अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल रहा है इसका मतलब क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ये भी सही दिया हुआ है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आयनिक रेडियस दी गई है, तो आपको भी पता है कि ऊपर से नीचे आने पर चाहे नॉर्मल रेडियस हो या आयनिक रेडियस क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। यही एक इनकरेक्ट इसके अंदर ऑर्डर दिया हुआ है। एल्कली मेटल एक्ट एज मेटल है तो किस तरह का एक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, देती है। अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो दूसरे को क्या कर रही होगी, रिड्यूस कर रही होगी। तो कैसा एक्ट करेगी ये, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सुटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस आर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आइस है तो आइस से जब मेल्ट हो रही होती है तो क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी आपका। ठीक है, तो आइस के इस वाले केस में मैं बात करता हूँ, जैसे आपका आइस है तो आइस का वो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से तो क्या होता है आपका आइस वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, और वाटर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है कम। और आपका जो लीच एटलियर था उसने ये बोला था आपको कि, और अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, पहले लीच एटलियर के बारे में बाद में बताऊंगा। आइस से वाटर अपने आप तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म से अगर लिक्विड फॉर्म के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि आप लेस मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ लेके जा रहे हो उसको, मैटर को आपकी को, तो क्या होगा, अपनी अपनी तरफ से तो नहीं जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा इस केस के अंदर, पॉजिटिव। तो लीच एटलियर ने दो बातें बोली थी कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन उधर की तरफ जाती है जब वॉल्यूम कम होता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, यानी कि जो आपकी मेल्टिंग प्रोसेस हो आसानी से हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और आपकी जो रिएक्शन की एंथैल्पी वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन आगे की तरफ जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी रिएक्शन कहाँ जा रही है, आगे। यानी कि प्रेशर को बढ़ाना और टेम्परेचर को बढ़ाना क्या कर रहा है, वो प्रीफर कर रहा है आपका आइस से वाटर का बनना। तो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2 इन ऑल क्रिस्टलाइन, नहीं, क्योंकि आपका जो फुलरिन होता है और ग्रेफाइट होता है उसके अंदर sp2 होती है, लेकिन जो डायमंड होता है उसके अंदर नहीं होती है। क्रिस्टलाइन तीन तीन एलोट्रोप्स होते हैं आपके, ठीक है, एक ग्रेफाइट, एक आपका डायमंड और एक होता है फुलरिन। तो फुलरिन और ग्रेफाइट में होते हैं sp2, लेकिन डायमंड के अंदर नहीं होते हैं। देर आर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड इन ईच एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो डायमंड के अंदर नहीं होते हैं। तो नीचे एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है, डी है, जिसके अंदर असर्शन भी फॉल्स है और स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फॉर अ प्रोसेस टू occur स्पॉन्टेनियसली द सिस्टम फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, तो आपको पता है कि डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। फ्री एनर्जी से मतलब उसका गिब्स फ्री एनर्जी से, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी से हम बोलते हैं उसको। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है लेस देन जीरो होती है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस।
डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है आपकी रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है इसका मतलब वहाँ पर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो जो इन्होंने बोला है कि अगर स्पॉन्टेनियस कराना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी आपकी जो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस होती है। याद रखने वाला है ये, अगर समझना है तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका थर्मोडायनेमिक है उसका थर्ड लॉ है ये, ठीक है। Next, among the following, the total number of compounds containing at least one sp3 hybridized carbon atom is are। एसिटाइलिन इसका तो कॉमन नेम है, आपको याद होना चाहिए, एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ये भी sp है, ये भी sp है। डाईमिथाइल ईथर इसके अंदर बात करेंगे तो ये होगा आपका OCH3 CH3, इसका भी क्या है आपका sp3, ये भी क्या है आपका sp3। फिर आता है प्रोपेन वनॉल, तो प्रोपेन वनॉल की बात करेंगे तो प्रोपेन वनॉल क्या होगा आपका CH3 CH2OH, तो ये भी क्या आपका sp3, ये भी आपका sp3 है। तो दोनों कार्बन क्या हो गया इसके अंदर sp3। एथीन की बात करेंगे तो वो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये sp2 होता है, ये भी sp2 होता है। 2 क्लोरोब्यूटेन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन, ये Cl, तो ये sp3, ये क्या आपका sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। तो कितने हो गए sp3 आपके, एक तो ये, दो, तीन, तो तीन कैसे हैं आपके sp3, तो ये आंसर आपको सही दिया हुआ है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं वो। अगला है SbCl6 माइनस SnCl62 माइनस XeF प्लस एंड IO6F माइनस हैज हाइब्रिडाइजेशन एस। तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो SbCl6 का क्या होगा, Cl 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 Cl, तो 5 बॉन्ड, ये छठा बॉन्ड। एक्चुअली होता है क्या, Sb का जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके 5, क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली का होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में कितने होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक माइनस आने से कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल के अंदर। इसका मतलब ये 6 बॉन्ड बना सकता था, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d2। अगर इसका sp3d2 है तो बाकी सबका भी वही होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर मुझे sp3d2 लिखना है तो वो कब आ सकता है, जब मैं 3 - 1 करूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम पोटेशियम 7 and 39 रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी। तो जो 23 ट्रायड आया इसलिए क्योंकि इसके अंदर जब ट्रायड निकालते हैं तो हम एवरेज लेते हैं। तो 39 + 7/2 तो वो होता है आपका कितना, 46/2, तो वो कितना हो जाएगा आपका 23। तो आपका आंसर सही है। जो ट्रायड निकालते वक्त हम क्या करते हैं, पहले का और थर्ड वाले का उसका एवरेज लेते हैं, तो आपका सेकंड वाला निकल जाता है, उसका एटॉमिक नंबर आप सॉरी एटॉमिक मास आपको पता चल जाता है। ये ट्रायड निकालने का तरीका है। द मेथड ऑफ जॉइंट रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये डायरेक्ट याद करने वाला है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड। इसके अलावा इसमें बताने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, अदरवाइज मेटलर्जी का जो आपका एनसीईआरटी का उसको पढ़िए, आपको वहाँ से याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्या Ma4 है और ये आपका है M1B4, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं Ma3B, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं M1B3A। ऐसे करके मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको Ma2B2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं M1B2A2। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका Ma3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं M1BA3। ठीक है, तो इसके हिसाब से टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 4, मतलब 4 आइसोमर हो जाएंगे इसको। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4, इट इज करेक्ट। हाउ मेनी EDTA यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो EDTA हेक्सामेथिन जो आपका डायमीन टेट्रा एसीटेट दिया हुआ उन्होंने, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं इसको, सॉरी ऐसे बनाते हैं इसको NH2 CH2 CH2, ये आपका NH2। ठीक है, तो इससे अब आपको क्या करना है, बॉन्ड बनाने हैं। तो बॉन्ड कैसे बनाने हैं, ये गायब हो जाएंगे। ये तो क्या था आपका एथिलीन डाइअमाइन था। तो अब क्या करना है आपको, NCH2 CH2 C, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन, इससे एक COO- बनाओ, इससे एक COO- बनाओ, एक COO- बनाओ यहाँ पर, एक COO- बनाओ यहाँ पर। तो टोटल आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन है, तो एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये, एक ये, तो 4 तो ये हो गए, 5वां लोन पेयर यहाँ, छठा लोन पेयर यहाँ। यानी कि इसी एक स्ट्रक्चर के अंदर 6 लिगेंड हमारे पास पॉसिबल हैं जो क्या इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और क्या बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट के लिए हमें एक की जरूरत पड़ेगी, इट इज करेक्ट। अगला है आपका द 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैव एटॉमिक नंबर 19 37 55 रेस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो, तो इनको देखने से तो लग रहा है एनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये देख लीजिए एक्स वाई जेड आते कहाँ हैं। तो एक्स वाई जेड में ये जो आपका 19 है इसका मतलब पोटेशियम होता है, रुबिडियम का मतलब 37, ये 19, ये 37, और फिर आता है आपका जो 55 वो आता है इसके नीचे, उसका नाम होता है सीजियम, ये होता है 55।
तो यहाँ से जब आपने देखा तो ऑप्शन क्या दिया है, वाई वुड हैव एन आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन दोज ऑफ एक्स एंड जेड। आपको पता है इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब इसकी ज़्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी, और इसकी क्या होगी, मिडल में। तो इसका मतलब ये आंसर सही है आपका। अगला, विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटा एसिड। तो ये एसिड, एंटा एसिड है आपके, लेकिन ये जो होता है डिप्रेशन के अंदर यूज होता है। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है आपका, एंटी डिप्रेशन है। इन एंटी डिप्रे मतलब डिप्रेशन को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। याद करने का है, आई कांट हेल्प यू। क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन ब्रीजिंग ऑक्सो ग्रुप अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो। तो N2O5 क्या होगा आपका, N2O5 की स्ट्रक्चर होती है आपकी इस तरीके की, ओ एन डबल बॉन्ड ओ, ये। फिर उसके बाद P4O6 की बात करते हैं, तो P4O6 का क्या होगा, P फिर O, फिर P, फिर O, फिर P, और ये O6 है तो जोड़ते जाओ 2। फिर O8 आ गया, P4O8 आ गया, तो आप क्या करोगे, मैं आपको येलो कलर से, वो सॉरी ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। इसके अंदर 2 और लगा दो, ये P4O8 बन गया, ठीक है। H4P2O5, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं होगी, लेकिन आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आएगी इस तरीके से, P डबल बॉन्ड O, O, P डबल बॉन्ड O, OH, ये H और ये H। तो इसमें फास्फोरस फास्फोरस के बीच में क्या आ गया, एक ब्रिज ऑक्सो ग्रुप तो आ ही गया है। तो ये हो गया आपका H5P3O10। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे H5P3O10 की, तो वो आपकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, इसी को थोड़ा आपको आगे बढ़ाना है। वो आपकी आएगी H, P डबल बॉन्ड O, H, फिर O, P डबल बॉन्ड O, OH, फिर उसके बाद आएगा आपका ये H है, ये OH आएगा, फिर उसके बाद ये O, P, ये O और H है, ठीक है। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे नज़र आ गए होंगे, 2 ऑक्सो ग्रुप हैं इसके अंदर ब्रिज के। H2H2O3, अगर H2H2O3 की स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, H2H2O3 की स्ट्रक्चर, तो वो होती है आपकी कुछ इस तरीके से, HO, H डबल बॉन्ड S, ये H डबल बॉन्ड S, ये OH, और ये डबल बॉन्ड O। तो इसमें दो सेंट्रल एटम थे आपके SS, इनके बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं आया है। वैसे अगर H2H2O5 की मैं बात करता हूँ, तो इसकी स्ट्रक्चर अब आप बनाओगे तो वो आपको नज़र आएगी इस तरीके से, HO, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 आपका सेंट्रल एटम, उनके बीच में ऑक्सीजन ग्रुप नहीं आया है। तो आपके आंसर 5 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी आपका ऑक्सो ग्रुप रखता है, ये भी रखता है, सेकंड थर्ड भी रखता है, फोर्थ भी रखता है, फिफ्थ भी रखता है, लेकिन ये 2 ऑक्सो ग्रुप नहीं रखते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आपको ज्योमेट्री बतानी है किसकी, XuF4 की। तो XuF4 में आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो 2 तो ऑक्सीजन के लिए चले गए और 4 चले गए आपके फ्लोरीन के लिए। तो बचा है कितना, एक लोन पेयर बचा है इसके पास। तो अगर आप इसका हाइब्रिडेशन काउंट करोगे तो क्या आएगा, sp3d2। sp3d2 पे होना ऑक्टेटल चाहिए था, यानी कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होनी चाहिए थी उसकी, इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कि एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर इसी जगह पर आता है ताकि बाकी से कम रिपल्शन लगे। और अगर ऐसा हो गया है तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर, इस मतलब आपका स्क्वायर तो है यहाँ पर, ये आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ये वाला ये आपका स्क्वायर है, लेकिन साथ में इसी से क्या बन रहा है, एक पिरामिड भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी स्क्वायर पिरामिडल होगी, ये करेक्ट आंसर है। XeF6 on partial hydrolysis with water produces a compound X. The same compound X is formed when XeF6 reacts with silica। तो आपको जो हिंट मिलेगी वो XeF6 की सिलिका के साथ रिएक्शन से मिलेगी, क्योंकि XeF6 जब आपका सिलिका के साथ रिएक्शन करता है, मतलब SiO2 के साथ, एक सेकेंड, जब रिएक्शन करता है आपका SiO2 के साथ, तो SiO2 के साथ रिएक्शन करके आपको देता है ये XeF4 प्लस SiF4। यानी कि जो आपका XeF6 है, जब आप उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, मतलब H2O कैसा लिमिटेड लिया है आपने, तो लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो आपको उसी से भी क्या मिलेगा, XeOF4 प्लस HF। अगर एक्सेस ले लेते हो तो क्या हो जाता है, तो अगर इसका एक्सेस ले लिया तो वहाँ पर आपको XeO3, Xe और HF ये मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आपने वाटर को एक्सेस में ले लिया तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, XeO4 हो जाएगा। नेक्स्ट, AlOH3 बाय सॉल्यूशन ऑफ NaOH रिजल्ट्स। वैसे तो याद रखने वाला है, पर मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक हिंट बताता हूँ। जैसे आप AlOH को देखोगे तो OH के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और तीनों बॉन्ड बनाने में चले गए, लेकिन फिर भी एक ऑर्बिटल इसके पास क्या है, वैकेंट पड़ा हुआ है। तो अगर NaOH आ रहा है तो उसका OH माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, AlHO मतलब AlOH4 माइनस, बना कि नहीं बना। अब इसके अंदर कितने H2 में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन तो खत्म हो गई यहाँ पर, यानी कि जिसके अंदर आपको AlOH4 माइनस नजर आ रहा है वही क्या होगा आपका आंसर। तो यही आपका क्या होता है, आंसर होता है इसके अंदर। बेस्ट है देखने का तरीका, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आंसर दिया हुआ है वही, अगर आपने ढंग से बुक पढ़ी है आपकी, आपने कोरोजन के बारे में ढंग से पढ़ा है, या आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखोगे, तो अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो उसके अंदर बिल्कुल लिखा होता है कि कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग एन इम्परमिएबल बैरियर एट इट्स सरफेस। मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था आपको, जब आपका Fe एल्यूमिनियम ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन HNO3 के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे Fe ने एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर ली Fe2O3 की, तो ये आपकी मेटल है, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गई, अगर ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर ली इसने, ऑक्साइड लेयर सॉलिड होगी, तो बाहर से जो वाटर आ रहा होगा, मॉइस्चर आ रहा होगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या बनता है, कोरोजन बनता है, वो नहीं बन पाएगा अब। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड लेयर आपके पास कैसी आ गई है, एक मतलब कवर कर लिया उसने उसको। सो इट इज़ वेरी करेक्ट आंसर, सी इज द गुड आंसर, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए देख लेते हैं। सिस तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है आपका, इसका जब आप देखोगे स्ट्रक्चर तो आपको इस तरीके से मिलती है, CO, मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये इस तरीके से, ये EN, ये रहा आपका, और ये EN रहा आपका, ये इधर BR, इधर BR। ठीक है, तो इसमें आप कहीं से भी काट लो, आपको POS नज़र नहीं है, सॉरी POS नज़र नहीं आएगी आपको कहीं पर भी, लेकिन बाकी जितने भी हैं, जैसे ये फर्स्ट रहा, थर्ड रहा, फोर्थ रहा, फिफ्थ रहा, इन सब के अंदर आपको POS नजर आ जाएगी। जैसे मैं आपको इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ, COCl2 C2O4 2 है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो C2O4 कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो ये किस तरीके से जुड़ेगा इसके साथ, ये आपका ऊपर Cl चला जाएगा, ये Cl चला जाएगा, ट्रांस ऐसे ही होता है, ये C2O4 इधर ऐसे बन गया एक, और एक C2O4 इधर चला गया, एक बन गया ऐसे। तो इससे क्या, ऐसे गुजार लो आप, चाहे ऐसे गुजार लो, आपको क्या मिल जाएगी, दो POS मिल जाएंगे इसके अंदर। अब POS मिल गए तो फिर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही आप इनके अंदर सर्च कर लीजिएगा बनाकर, ट्रांस के अंदर, ट्रांस के अंदर, तो आपको POS नजर आ जाएगी। इसका मतलब 4 ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली कैसे हैं, इनएक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब आपको पाई बॉन्ड निकालना है, तो पाई बॉन्ड निकालने के लिए पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। H2H2O6 की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो होती है आपकी डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, S OH डबल बॉन्ड O, और ये आपका डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कैसे याद रखें, ऐसे याद नहीं होती है, वो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हो उसके बाद याद होती है। ठीक है, लेकिन अभी अपने पास टाइम कम है तो जल्दी जल्दी याद कर लेना, फिर बोलना मत कि सर ने बताया नहीं था। तो अगला है आपका H2SO3, तो इसकी स्ट्रक्चर तो ये होगी OH, और ये आपका OH। ठीक है, H2H2O5, इसकी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो वो होती है आपकी HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और ये OH। काउंट कर लीजिए किसके अंदर सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपका पहला वाला है इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड हैं आपके पास, ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 3 हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, इसके अंदर एक ही है। तो सीधी सी बात है, आंसर जो दिया है वो सही है, इसमें सोचने से कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। तो जितनी भी सल्फाइड ओर्स होती हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन से जाती हैं। गैलेना का होता है PBS, तो सीधी सी बात है, सल्फाइड ओर है तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। वहीं अगर लेकिन आपको ये जानना है कि सर मेलेकाइट क्या है, तो मेलेकाइट मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है आपका CuCO3 डॉट, सॉरी CuCO3 होता है, CuCO3 डॉट COH होल ट्वाइस। मैग्नेटाइट की अगर आप बात करोगे तो वो होता है आपका Fe3O4। सीडेराइट की अगर आप बात करोगे तो वो होता है FeCO3। तो इसके अंदर कहीं भी, इन तीनों के अंदर कहीं भी आपका सल्फर नहीं है, इसका मतलब जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन से जाएगा केवल वो गैलेना जाएगा। इसके अलावा सिनेबार भी जा सकता है, HGS सिनेबार को बोलते हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2 ये भी जा सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉलोइंग। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, मैं आपको लिख देता हूँ। CO2, एक होता है आपका N2O, एक होता है आपका CH4, एक होता है आपका H2O इन वेपर फॉर्म, फिर होता है आपका ओजोन, और एक होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6, काउंट कर लो हैं क्या इसके अंदर। CO2 है, N2O भी है, CH4 भी है, CF ये भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ओजोन भी है, H2O गैस या वेपर बोलो वो भी है। तो इसके कितने हो जाएंगे आंसर, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट, फेरस आयन चेंजेस टू X आयन ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर Fe+2 आयन है तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, H2O2 के साथ रिएक्शन करके Fe+3 के अंदर। तो Fe+3 की अगर आपसे पूछी जाए कि उसका, पहले तो Fe का लिख लो, जो इलेक्ट्रॉन कन्वर्जेशन होता है वो क्या होता है आपका 3d6 4h2। फिर Fe+3 का लिख लो, तो Fe+3 क्या करेगा उसका, ऑर्गन 3d, अब इसमें से 3 निकाल दो, 3d5 बचेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 5।
तो आप जब इसका डायपोल मोमेंट निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, n+2, सॉरी डायपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, √n+2, वो म्यू की वजह से याद रह जाता है डायपोल मोमेंट, बट ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसके अंदर वैल्यू जब पुट करोगे 5 × 5+2, तो आपका आंसर आएगा 5.92 के आसपास, तो इट इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी आर 1.20 4.0 रेस्पेक्टिवली द परसेंटेज। तो परसेंटेज बताने के लिए हेनरी स्मिथ फार्मूला यूज किया जाता है, हेनरी स्मिथ फार्मूला। तो हेनरी स्मिथ फार्मूला बोलता है कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर अगर आपको निकालने हैं तो यूज करो 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, मोड लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मोड रहता है यहाँ पर, हो सकता है आप माइनस को लेकर आ जाओ, माइनस में तो परसेंटेज होगा नहीं। तो मोड मतलब आप इन दोनों में से अगर इसको माइनस करोगे तो जो भी अगर नेगेटिव भी आता है तो पॉजिटिव वैल्यू रखनी है आपको। तो 1.20 माइनस 4 अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 2.8 अराउंड कुछ मिलता है। तो उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना 16 × 2.8 प्लस 3.5 2.8 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा 72.24%। इट इज करेक्ट। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के अंदर आता है। फॉर्मूला है परसेंट आयनिक कैरेक्टर 16 मोड के अंदर डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट इज करेक्ट। ये वाला आप कर देता है, ये भी कर देता है, सोडियम एंड अल्कोहल ये भी कर देता है। ये आपका सोडियम मेटल टेस्ट है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, सो जो दिया गया आंसर वो सही है आपका, कॉपर एसिल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है वो कॉपर से ऊपर होता है, तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो भैया जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको लेस रिएक्टिव वाला कैसे हटाएगा, उसको कैसे रिड्यूस करेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई होता है जैसे Fe होता है तो Fe क्या आता है, इसके ऊपर आता है। तो Fe क्या ज़्यादा रिएक्टिव है इससे, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो Fe H मतलब जो HCl है उसमें से H को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Cu नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरिंग फॉलोइंग रिएक्शंस मिसिंग प्रोडक्ट्स ABCD आपको बताने हैं। NH4Cl NaNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा आपका NH4NO2। आप इसको कैसे लिखो, इसको लिखो ऐसे N2, आप लिखो H4O2। इसमें से आप कितने H2O बाहर निकाल सकते हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कितने H2O बाहर निकाल सकते हो, 2 H2O बाहर निकाल सकते हो इसमें से। तो 2 H2O जब बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, केवल N2, यानी कि यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व है, N2 गैस, यानी कि A क्या है आपका N2। NH4NH4 2Cr2O7, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, N2H8O7Cr2। तो इसके अंदर से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ, कितने H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ, तो 4H2O अगर मैं निकालता हूँ 4H2O तो 8 तो हाइड्रोजन चली जाएंगी और 4 ऑक्सीजन चले जाएंगे, यानी कि अब तक क्या हो गया है, 4H2O गायब हो गया है और बाकी ऑक्सीजन किसके साथ चले जाएंगे, Cr2O3 के फॉर्म में। तो बचेगा क्या, केवल N2। तो इससे भी क्या निकलेगी, N2 गैस। ठीक है, CuHNO3 के साथ रिएक्शन जब करता है तो NO बनता है डाइल्यूट के केस में, और जब कंसंट्रेशन के साथ आता है तो NO2 बनता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है एक्चुअली। तो डाइल्यूट के साथ NO आता है और कंसंट्रेशन के साथ आपका NO2 आता है। ये P ब्लॉक के अंदर पढ़ाया जाता है, तो P ब्लॉक के अंदर आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट्स द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम इज मच सॉफ्टर देन द अदर ग्रुप फर्स्ट मेटल्स। ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी एनोमलस बिहेवियर से मतलब था उसका पास वाले के साथ, जो वो मैग्नीशियम के साथ शो करता है वो। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर की जो मेटल्स होती हैं क्या इस वजह से एनोमलस प्रॉपर्टी शो करती हैं कि उसका सॉफ्ट जो नेचर है वो सॉफ्टर है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सॉफ्टर नेचर होता है वो फर्स्ट ए ग्रुप की सारी मेटल्स का होता है। सोडियम को भी आप चाकू से काट सकते हो, आपने पढ़ा होगा। तो जो इन्होंने बोला है कि डज नॉट इलस्ट्रेट, तो ये सही नहीं है एनोमलस प्रॉपर्टी के लिए, कभी आप पढ़ोगे नहीं इसको। तो ये करेक्ट आंसर है, बाकी सारे जो भी दिए गए वो सही आंसर हैं इसके। ठीक है, कॉपर बिकम्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दिस इज ड्यू टू, जंग लग जाती है उसके ऊपर, कोरोजन हो जाता है। होता क्या है, जब आपने कॉपर को ऐसा खुला छोड़ दिया, कॉपर का कोई ऐसे ही मैटर पड़ा हो, कोई सब्सटेंस है कॉपर का, अब H2 आएगा तो उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CuH2। अब CuH2 क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है, वो उसके ऊपर जमता जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका बर्तन जो है खराब होता जा रहा है। आप देखोगे तो कॉपर के बर्तन पर थोड़ा काला काला सा, पर थोड़ा हल्का हल्का सा ग्रीन सा उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो वो लेयर किसकी वजह से होती है, वो CuH2 की वजह से होती है। बचाना है तो किसी के साथ रिएक्शन करवाओ, इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करवाओ, जैसे ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाएगी वैसे ये बच जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ईच एटम कैरीज सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। जैसे XeO4 का मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो 8 थे, Xe था, तो Xe के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं।
तो हमने 8 बना दिए और एक लोन पेयर इसके ऊपर बच जाएगा। अभी लोन पेयर कहाँ से बचा, क्योंकि -2 दिया हुआ है आपको। देखिए 8 जो इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल के, वो तो बॉन्ड बनाने में चले गए। अब -2 गए तो वो कहाँ गए, -2 क्या होगा, उसका लोन पेयर, वो बच गया वहाँ पर। तो उसने बोला था कि इस पे तो एक ही लोन पेयर है, लेकिन पास वालों पर कितने, दो दो लोन पेयर, तो ये नहीं हो सकता है। XeF2 की बात करूंगा तो XeF2 कैसे बनाओगे आप, इस तरीके से। टोटल जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके 8, जिसमें से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, बचेंगे कितने, 6। तो 6 लिख दो इसके ऊपर। तो टोटल लोन पेयर कितने हुए इसके ऊपर, 3। वैसे ही सेम फ्लोरीन के ऊपर भी होते हैं 3 3। तो आंसर क्या है, बी है। बाकी आप निकाल लीजिएगा, हिंट मैंने यहाँ से दे ही दिया आपको, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। 40 कंसेप्ट आपको आज सिखाया मैंने। अगर किसी के अंदर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं। आप अगर बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि आपको सब समझ में आ ही गया है। होता है कभी कभी नहीं आता है समझ में एक बार में। तो अगर आपको कुछ लगता है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो उस सेकंड का मुझे आप नीचे आप कमेंट करो कि ये वाला सेकंड आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, तो आपका कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें और पढ़ाई पर अपना ध्यान दें। पेपर कभी भी हो सकता है। वैसे तो उम्मीद रहे कि आपके अनुसार ही हो, आप जो सोच रहे हैं वो हो, बट कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी जिस तरीके से सरकार का चल रहा है। तो बेटर है आप लोगों के लिए कि आप पढ़ें अभी बिना कुछ इधर उधर की बातें देखे, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको पागल बनाने के लिए आती हैं, तो उन पर ध्यान ना दें। आप केवल पढ़ाई पर फोकस करें अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट नंबर 3 के अंदर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।